देखो कल जो हम डिस्कस करे थे, यहाँ तक कुछ डिस्कस करे थे, 2-3 क्वेश्चन स्किप किए थे और फिर उसके बाद हम आगे भी 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करें। ये एनसी डे की क्लास है जिसमें हमने पहला चैप्टर जो किया था, फर्स्ट चैप्टर जो था वो माइनिंग मेथड पे था। ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करा है, वो इन्वायरमेंट और वेंटिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों पे थे जो कि एनसीडे में है। ठीक है। उसके अलावा भी हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ थ्योरी देखते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बट हमारा मेन फोकस होता है एनसीडे कवर करने का। ये एनसीडे की शायद लास्ट क्लास है ना। और हो सके तो इसी क्लास में हम थोड़ा बहुत मशीनरी भी स्टार्ट कर देंगे जो एनसीडे का है। ठीक है। अभी तक आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि फोटो वगैरह ज़्यादा ऐड किया जाए, तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि जो भी आगे का टॉपिक रहेगा उसमें थोड़ी ज़्यादा फोटो वगैरह भी इन्वॉल्व की जाए, जो कि मैं ऑलरेडी करता हूँ, बट थोड़ा कम कर रहा होगा इस एनसीडे में, वो भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है। चलिए, तो पहले थोड़ा बहुत है ना चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ना, जो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट और वेंटिलेशन में आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन एक एक हो रही ही है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि इनको भी थोड़ा याद रखना है दिमाग में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये जो गैसें है ना, जो CH4 C2H, CH4 तो मेथेन हो गया, तो मेथेन, हाइड्रोजन और C2H2, ये जो तीनों गैस है इनको नॉन टॉक्सिक होती है, मतलब जहरीली नहीं होती है, लेकिन एक्सप्लोजिवली इन नेशन, मतलब ब्लास्ट वगैरह कर सकती है। तो ये याद रखिएगा, CH4 C2H4। CH4 को सूंघने से आदमी मरेगा तो नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन कर देता है। और कुछ गैसें होती है टॉक्सिक। टॉक्सिक कौन कौन सी? जैसे CO2, रेडोन एंड इट्स डॉटर प्रोडक्ट। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, रेडोन वगैरह को हम टॉक्सिक गैसेस बोलते हैं। एक होती है पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस मतलब जहरीली। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? ओके। तो नॉन टॉक्सिक गैस तो समझ में आया, CH4 होता है, C2H2 होता है, H2 होता है। और अगर टॉक्सिक पूछे तो CO2 और रेडोन आता है उसमें। और अगर पॉइजनियस पॉइजनियस गैस पूछे तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 और H2S। ठीक है। देखो, यहाँ नाम आते ही आपको पता भी लगना चाहिए CH4 को कहाँ पढ़ा था हमने। वो COO और H2S। जैसे ये स्टिंग स्टिंग डैम था, व्हाइट डैम था, और ये फायर डैम। और N2 को कहा ब्लैक डैम। इस तरह भी आपको याद आने चाहिए। ठीक है। चलो, थोड़ा इनका सीक्वेंस देख लेते हैं डेंसिटी के अनुसार, ये कहाँ मिलेगी। जैसे मान लो ये आपकी एक फेस है, ऐसा कुछ फेस है, तो जो ज्यादा डेंसिटी होगी वो गैसें आपको नीचे मिलेगी, जिनकी बीच में होगी वो यहाँ कहीं मिलेगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा था हाइड्रोजन और CH4 आपको ऊपर की तरफ, ये फ्लो जो रूफ है उसकी साइड मिलेगी। जो रूफ साइड मिलेगी वो कौन कौन सी है? वो होगी हाइड्रोजन एंड मिथेन। हाइड्रोजन एंड मिथेन आपको रूफ की साइड मिलती है। ठीक है। फिर अगर और याद रखने वाली क्या है, SO2 यहां से या नीचे की तरफ कौन कौन सी मिलेगी? स्टिंग डैम आपको नीचे की तरफ मिलेगी। इसलिए जो संप बने होते हैं माइनिंग के, है ना, अंडरग्राउंड में संप वगैरह, इसलिए कहते हैं कि एकदम से आप अंदर मत उतर जाओ, क्योंकि नीचे
संप में H2S, CO2, H2S, SO2 सारी सारी घातक गैसें पाई जाती है। आदमी जाएगा, ज्यादा मात्रा हुई तो वहीं खत्म, निपट जाएगा, है ना। इसलिए आगाह किया जाता है। तो H2S गैस, CO2 गैस, N2O गैस और SO2 गैस, ये सारी की सारी फ्लोर के आसपास मिलेगी। फिर ऑक्सीजन, NO, CO, N2, फिर NH3, इस तरह से इनका क्रम होता है। आप थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग में याद रखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर कुछ हो याद नहीं रखना है तो रूप और फ्लोर तो आपको याद रखना ही है, कि थोड़ा रूप की साइड कौन सा होता है, फ्लोर की साइड कौन सी होती है, ठीक है। यही मैं बता रहा था आपको, फायर डैम, ब्लैक डैम, आफ्टर डैम, स्टिंग डैम। शॉर्ट में याद रखना है तो इसका H2S याद रखना ही है। आफ्टर डैम, ब्लैक डैम का हमने क्या देखा, N2 याद रखना ही है। फायर डैम को CH4 से याद रखना ही है। एक व्हाइट डैम भी था जो CO था, ठीक है। और एक ब्लैक डैम पे, ब्लैक डैम में आपको N2 से याद रखना है। और आफ्टर डैम में सारे के सारे मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत और परसेंटेज याद रखना है तो देखो, जो फायर डैम है वो तो याद रखना ही है कि उसमें 80 से 96% होता है वो CH4 होता है। फिर नाइट्रोजन का 10 से 20% होता है। और स्टिंग डैम में तो पूरा पूरा H2S याद रख ही लेना है। ब्लैक डैम में ज्यादा N2 का मात्रा होता है, जो होता है 87। उसके अलावा भी होती है CO2 जो कि 13% होती है, ठीक है। हल्का फुल्का परसेंटेज याद रहना है। अगर कुछ याद नहीं रखे तो कम से कम जो मैंने बताई है वो तो याद रखनी है। थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए आपको। जो मेथेन है, आप ये क्वेश्चन में तो किए ही थे हम, कि अगर कोई भी जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न में अगर पता करना है तो आपको 0.75 याद रखना है, कि जनरल बॉडी में 0.75 होगा। और एनी पार्ट ऑफ द माइंस होगा तो वो होगा 1.25%, ठीक है, ये याद रखना। 0.75 और 1.25, ठीक है। जो CO2 है वो होती है 0.5%। इसको PPM में भी याद रखना है आपको थोड़ा बहुत, कि 5000 PPM, पार्ट्स पर मिलीनियम। 0.5%, 0.5% से कम ही होनी चाहिए आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा हुआ तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तो और कम होना चाहिए, वो और कितना, 0.005 या 50 PPM। तो क्या क्या याद रखा, 0.75 रिटर्न में, 1.25 एनी पार्ट, ये CH4 का। फिर हमने याद रखा 0.5 याद रखा, 0.5, एक है 0.005। 0.5 किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड। 0.005 किसका था, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रोजन तो और जहरीली या और हार्मफुल गैस है, तो आपको नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के है, NO, N2O, NO2 और N2O4, ये इनका याद रखना है। तो वो तो जैसे एक याद रखा 0.5, एक याद रखा 0.005, एक याद करना 0.0005। तो ये जो 0.0005 है वो है NO2 N2O4, ठीक है। ऑक्सीजन का हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी, कि 19% से ज्यादा ही होनी चाहिए ऑक्सीजन। और जो स्टिंग डैम है, H2S है, वो होनी चाहिए 0.001, ठीक है। देखो, जो नाइट NO, NO2 N2O4 और SO2, ये दोनों के दोनों का सेम ही है परसेंटेज। अगला थोड़ा बहुत ये देख लो कि डिग्री ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कैसे डिवाइड करोगे। तो अगर मान लो इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न अगर 0.1% से कम है तो वो क्या होगा, डिग्री 1, ठीक है। और अगर 0.1 से ज्यादा हो गया तो अब उसको दो दो प्रकार का है वो,
या तो 1 से 10 हुआ तो वो डिग्री 2 है, और अगर 0 से 1, 10 से ज्यादा हुआ क्या, रेट ऑफ इमिशन, तो उसको डिग्री 3 बोलेंगे। तो इसमें 3 चीज याद रखनी है। पहले डिग्री 1 के लिए क्या है कि जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न, GRB, वो है 0.1 से कम होना चाहिए, ठीक है, तब इसको डिग्री 1 बोलेंगे। और अगर डिग्री 2 और डिग्री 3 जो है वो कब बोलेंगे उसको, जब ये 0.1 से ज्यादा हो जाए, कौन, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न। और जो इमिशन है, इमिशन क्या हो जाए, 1 से अगर 10 है तो वो सेकेंड डिग्री, और 10 से ज्यादा है तो उसको थर्ड डिग्री। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजेएमएस फर्स्ट क्लास, डीजेएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, थोड़ा ये मॉनिटरिंग डिवाइसेस देख लेते हैं। चलो ये एक और स्लाइड बची है, फिर उसके बाद वापस अपने क्वेश्चनों पे आएंगे, है ना। देखो जो मेथेन होती है ना, CH4, उसको डिटेक्शन के आपके पास कुछ मेथड है। एक होता है MSA-D6 मेथेनोमीटर है, एक फ्लेम सेफ्टी से आप नापते ही होगी कितनी उसकी लो है, या फिर उसकी कैप कितनी गई है, उससे डिटेक्ट करते हैं। उसकी रेंज भी हमने देखी थी, है ना। तो फ्लेम सेफ्टी लैम 1.5 से 4% तक मेथेन डिटेक्ट कर देता है। एक MSA ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर और एक इंटरफेरेंस मेथनोमीटर, और ये शायद हम देख चुके हैं। मेथनोमीटर का व्हीलस्टोन ब्रिज, फ्लेम सेफ्टी का लेंथ, ऑटोमेटिक फायर डैम का व्हीलस्टोन ब्रिज। जो इंटरफेरेंस मेथनोमीटर होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, मतलब ऐसे कलरिंग ग्रेडिंग होती है उसमें, उससे भी पता लगता है। तो ये 4-5 प्रकार के मेथड है CH4 के। और CO जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके ड्रैगर मल्टीगैस PS डिटेक्टर, ड्रैगर मल्टीगैस डिटेक्टर होपकेलाइट, ड्रैगर मल्टीगैस डिटेक्टर होल्मेलाइट, ये 3 प्रकार के मेथड है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 120। व्हाट डू यू मीन बाय द हेड कोफिशिएंट, कह रहा है कि हेड कोफिशिएंट के बारे में आप क्या जानते हैं। 30 सेकेंड है, आपका आंसर चाहिए। जो हेड कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो होता है द रेशियो, रेशियो मतलब इज इक्वल टू हेड एट द ऑपरेटिंग पॉइंट
टू यूलर्स हेड डिवाइडेड बाय, देखो ऊपर आएगा हेड एट ऑपरेटिंग पॉइंट, कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो हेड है वो थोड़ा तिरछा लिख रहा हूं ना, ये मेरा हाथ ही अभी तिरछा हो गया है। तो हेड एट द ऑपरेटिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय यूलर्स हेड, इन दोनों के जो रेशियो है उसी को हम बोल रहे हैं हेड कोफिशिएंट। ठीक है, specific capacity, a specific capacity of the relation in the relation to the fan, what do you mean by the specific capacity in the relation to the fan? जो आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है ना, ये डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, जो आपको मैं पंप और फैन दिखाया था उसमें एक इम्पेलर होता है, तो इम्पेलर की एक इम्पेलर जो इम्पेलर होता है उसकी परफॉर्मेंस दिखाता है स्पेसिफिक कैपेसिटी इन रिलेशन टू द फैन। तो कोई भी पूछ ले स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी पहली चीज तो ये कि डायमेंशन लेस होती है, और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो इम्पेलर फैन का जो इम्पेलर होता है उसका परफॉर्मेंस अगर आपको पता करना है या बताना है तो वो स्पेसिफिक कैपेसिटी से पता चलता है। और ये क्वेश्चन नंबर 123, 30 सेकेंड है इसका। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू रिकमेंडेड टू मिनिमाइज द लीकेजेस लॉस एंड बेटरिंग एफिशिएंसी इन द डिजाइन ऑफ द इम्पेलर ऑफ द फैन ऑफ द लो स्पेसिफिक स्पीड। कह रहा है कि आप क्या रिकमेंडेशन देंगे जिससे कि आप लीकेजेस लॉसेस को कम कर सकें, एफिशिएंसी बढ़िया कर सकें। तो इसमें क्या करोगे, पहले तो आपको थोड़ा फैन के बारे में, ये फैन है, इसमें इम्पेलर होता है, केसिंग होती है, ये देखो ये भी फैन है। तो इसमें क्या करोगे आप, जो तो आपको एफिशिएंसी बढ़िया करनी है, तो यहाँ पे जो इम्पेलर होता है और केसिंग जो होती है ना, उनके बीच में गैप को आप कम से कम करना चाहोगे। तो बोल रहा है कि एज एज लिटिल गैप टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द साइड ऑफ द स्टेशनरी केसिंग एंड, जो स्टेशनरी केसिंग है उसके और जो इम्पेलर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम से कम रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, जिस इससे क्या होगा, इम्पेलर गैप मिनिमम क्यों कर रहे हो आप, इससे आप लीकेज कम कर पाओगे और एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे। ये एंगल ऑफ अटैक तो अपन देख चुके हैं, डिफ्यूजर वैन भी देख चुके हैं, द फोर्सिंग फैन अगर क्यों नहीं यूज कर, अनडिजायरेबल है कंटिन्यूस माइनर के वहां क्यों है, वो भी देख चुके हैं। और ये भी देख चुके हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम कौन सा एडॉप्ट करोगे जहां पे कंटिन्यूस माइनर यूज हो रहा है, ओवरलैपिंग सिस्टम।
हाउ कैन यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस डेवलप इन द वेंटिलेशन डक्ट? वेंटिलेशन डक्ट में रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप क्या करोगे? ज्यादा डायमीटर का डक्ट यूज करोगे। ये भी देख चुके हैं, वेंटिलेशन सर्वे भी देख चुके हैं, स्मोक क्लाउड देख चुके हैं। चलो यहां से देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, 30 सेकेंड है आपके पास। इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द हाईली एक्यूरेट एंड द टाइम कंज्यूमिंग मेथड ऑफ द मेजरिंग द एयर वेलोसिटी बाय एनेमोमीटर एंड जनरली कन्फाइंड टू मेजरिंग इन द मेजर एयरवे। कह रहा है कि ये एक्यूरेट मेथड है जिससे कि आप एयर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो एनेमोमीटर से, एंड जनरली कन्फाइंड टू मेजरिंग इन द मेजर एयरवे। और ये क्या है, जो जितने भी बड़े बड़े एयरवे हैं वहां पे यूज होता है। तो आपको एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो पहला तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरा टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा इस वाले मेथड में। तो ऐसा वाला कौन सा मेथड है? वो है प्रिसाइज ट्रैवर्सिंग। प्रिसाइज ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से करना पड़ता है। वहां पे स्किल्ड लेबर चाहिए होती है उसको माप करने के लिए। तो इसलिए मेजर एयरवे में ही करेंगे, माइनर में क्यों नहीं करेंगे? अगर मान लो हर जगह आप इतना एक्यूरेसी और टाइम देने लग गए तो फिर तो हो गया, आपकी माइंस में बहुत ज्यादा मैन पावर वगैरह लग जाएगा। इसलिए जो मेजर एयरवे है वहां पे आप अच्छे से ट्रैवर्सिंग करोगे उस प्रिसाइजेज प्रिसाइज ट्रैवर्सिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेथड फैक्टर फॉर एनेमोमीटर रीडिंग इन द डक्ट वेरीज विद द। तो एनेमोमीटर रीडिंग के लिए कौन सा मेथड फैक्टर है? तो जो एनेमोमीटर रीडिंग के लिए कौन सा वाला ज्यादा उसमें क्या होता है, जो आपकी डक्ट होती है, डक्ट मतलब जिससे आपकी हवा जा रही है, एयर जा रही है। तो ये जो डक्ट होती है इसमें रेजिस्टेंस कितना है, या रेजिस्टेंस या रफनेस, रजनेस या रफनेस, कैसी है उस साइड पे, और रेनॉल्ड नंबर कैसा है? रेनॉल्ड नंबर क्या बताता है? रेनॉल्ड नंबर बताता है फ्लो किस टाइप का है, फ्लो को लेमिनार है या टर्बुलेंट है। ठीक है। तो ये दोनों ही एनेमोमीटर रीडिंग के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन टॉलरेंस ऑफ द हाई वेट बल्ब टेम्परेचर। कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपके ह्यूमन बॉडी के लिए टॉलरेशन का काम करता है। 136, आपके पास 30 सेकेंड है, करिए इस क्वेश्चन को। It play an important role in the human tolerance of the high weight bulb temperature. बताओ। ये होता है अक्लिमाइजेशन। अक्लिमाइजेशन क्या होती है? ये एक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एडजस्ट, मतलब कोई भी आदमी है ना, तो अगर ये शायद ये डिस्कस करा क्या मैंने, अगर एकदम से हाई एल्टीट्यूड पे ले गए उसको, तो उसका बॉडी उस जगह, अच्छा कंफर्ट बता रहा था तब, एकदम से तो नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे मान लो इसको एकदम से अंडरग्राउंड उतार दिया, बहुत ज्यादा गहरा है, तो उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं उतनी एडजस्ट करने वाली होगी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो
जो पहाड़ पे जाते हैं, आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा, माउंट एवरेस्ट जाते हुए बहुत सैकड़ों में लोग मरते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ए ऑर्गेनिज्म का मतलब केवल आदमियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हो गया प्लांट प्लस ह्यूमन या एनिमल्स, दोनों की बात कर रहे हैं कि द प्रोसेस बाय विच ए ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आदमी या ऑर्गेनिज्म जो भी है वो भी अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं। और ये मॉडिफाइड कैसे, जैसे आप जो राजस्थान में रहने वाला है उसका बॉडी का अलग स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उसका जीवन शैली अलग रहेगा। जो पहाड़ों पे रह रहा है उनका जीवन शैली अलग रहेगा, है ना, उनका बॉडी अलग रहेगा, उनको रोज पहाड़ चढ़ने हैं, मतलब उनको पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर नीचे अप डाउन करना पड़ सकता है, तो उनकी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग होगी, है ना। और अलग अलग एरिया का अलग अलग ज्योग्राफी का अलग अलग डिफाइन, मतलब अलग अलग हर चीज में डिफरेंट रहता है, ज्योग्राफी अलग होती है उनकी, उनकी आदमियों की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगी, जानवर अलग होंगे, पेड़ पौधे अलग होंगे, है ना। तो यही बोल रहा है कि जो एक्लिमाइजेशन है क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच ए ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस सच ए टेम्परेचर एल्टीट्यूड ह्यूमिडिटी, कि टेम्परेचर अलग हो, एल्टीट्यूड अलग हो या ह्यूमिडिटी अलग हो, उस चेंजेस में आदमी अपने आप को इवोल्व करता है या ऑर्गेनिज्म इवोल्व करता है। जैसे माउंट माउंट क्लेम्बर, पीपुल टेकिंग मेडिसिन, अगर आप गोली दवाई भी खा रहे हो तो आपका एक्लेमाइजेशन है वो भी चेंजेस होता है। अगर आप गर्मियों में ज्यादा रह रहे हो तो भी आपका बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो एक्लेमाइजेशन ये है एडॉप्शन और एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल प्लांट और पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट अंडर द चेंजेस क्लाइमेट फॉर ए नंबर ऑफ द जनरेशंस। ठीक है, समझ में आया ना कि इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन टॉलरेंस ऑफ द हाई वेट बल्ब टेम्परेचर, क्या है एक्लेमाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, काटा थर्मोमीटर। 30 सेकेंड है आपके पास। काटा थर्मोमीटर, जो काटा थर्मोमीटर हम पहले जब पढ़ रहे थे तब आपको इमेज वगैरह दिखाई थी। तो ये काटा थर्मोमीटर क्या होता है, एक ये कूलिंग टाइम वगैरह। तो काटा थर्मोमीटर देख लेते क्या होता है। काटा थर्मोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर वेंटिलेशन बाय एनालाइजिंग द कूलिंग रेट ऑफ द हीट। तो ये क्या करता है, कूलिंग रेट वगैरह, जो एल्कोहल, इसमें एल्कोहल फील्ड अप होता है, तो एल्कोहल का जो कूलिंग इफेक्ट होता है ना, उस आधार पे वो वेंटिलेशन वगैरह मेजर करता है। तो ये किस बेस पे वर्क करता है, ये हीट लॉस अकर फास्टर इन द मूविंग एयर। कह रहा है कि जो मूविंग एयर हवा होती है, जो अगर चल रही होती है तो उसमें कूलिंग जो होता है वो, या हीट लॉस जो होता है वो फास्ट होता है। By the nothing the time required for the thermometer to cool between the two specific temperature point, it is possible to determine ventilation rate or the air movement in the। तो इससे क्या होगा कि दो पॉइंट के बीच में जो भी रेट ऑफ द चेंज है वो वेंटिलेशन भी आपका कैलकुलेट, जो आपकी हवा है उसका भी निकाल देगा। तो काटा थर्मोमीटर किस तरह का दिखता है, वो किस काम में आता है, ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या बताता है, कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम के बेस पे काटा थर्मोमीटर मेजर करता है। ये देखो ये काटा थर्मोमीटर है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, 30 सेकेंड है आपके पास। दिस इज द टेम्परेचर डेवलप्ड बाय द याग्लू टू कंबाइन
ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी टू ए थर्मो इक्विवेलेंट कंडीशन ऑफ द स्टील। ये तो पढ़ चुके हैं क्या? ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है या ऐसा कौन सा टेम्परेचर जो बताता है जिसमें आपको ड्राई बल्ब भी हो, वेट बल्ब भी हो, वेलोसिटी भी हो, ये सारी की सारी चीजें किसमें थी? वो इफेक्टिव टेम्परेचर वाले में थी। The different factor determine the thermal comfort. Air temperature, humidity, air movement are combined together into a single index जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन, इट इज द फिजियोलॉजिकल इंडेक्स ऑफ द कंफर्ट अंडर द सर्टेन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट बाय द मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ। तो कह रहा है कि ये कौन सा एक इंडेक्स है जो बताता है अच्छा कंफर्ट, कंफर्ट ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल इंडेक्स है जो कंफर्ट के बारे में। कंफर्ट तो समझ में आया ना? कंफर्ट क्या होगा कि अगर कोई भी आदमी है, अगर मान लो उसको किस टेम्परेचर पर कंफर्ट मिल रहा है वो भी है। ऐसा नहीं कि उसको 50 डिग्री पे बिठा दिया तो वो अच्छा महसूस करेगा, या फिर उसको 0 डिग्री पे रख दिया तो अच्छा महसूस। तो जिस पे उसको कंफर्ट महसूस हो रहा है वो एक फिजियोलॉजिकल इंडेक्स होती है। वो एक ब्रिटेन में एक मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, उसने क्या क्या डेवलप किया वो इंडेक्स में। उसमें ये WBGT, डब्ल्यू नहीं नहीं यार, WBGT तो नहीं था, वो किसी और में था। इसमें था P4SR, 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 P4SR। अब ये याद ही रखना पड़ेगा यार, उन्होंने दिया तो अब क्या बोल सकते हैं इसका। P4SR। मैं आपको थर्मल कंफर्ट के बारे में बता देता हूँ। कंफर्ट क्या होता है कि कोई भी एक आदमी है, ठीक है, उसका जो लाइफ है, लाइफ सर्कल मान लो 24 घंटे का ले लेते हैं, है ना, 12 बजे से फिर 12 बजे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? एक्टिविटी करेगा, उठेगा, नहाएगा, धोएगा, घूमेगा फिरेगा। तो एक्टिविटी करेगा जिससे क्या फटीग, फटीग मतलब थकान आएगी। मान लो उसने वजन वगैरह उठाया तो फटीग, तो वो फटीग जब थक जाएगा तो उससे रिकवरी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्टिविटी, फटीग और रिकवरी। तो ये जो रिकवरी है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकली हो भले मेंटली हो, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो तो आपको रेस्ट थोड़ा चाहिए ही, जिससे कि आप मेंटली थोड़ा वापस तरोताजा हो जाओ, वरना मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। फिजिकली भी आपको अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो रेस्ट बॉडी को चाहिए ही, वरना बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो आप रेस्ट देने के लिए, रिकवरी करने के लिए क्या करते हो? मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, रेस्ट करते हो, सोते हो, स्लीप करते हो, ठीक है, और घूमने जाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। तो थर्मल कंफर्ट क्या हो गया? इट इज द कंडीशन ऑफ माइंड दैट एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द थर्मल इन्वायरमेंट एंड इज असेस्ड बाय द सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। तो ये माइंड सेट है कि आपको कहाँ कंफर्ट मिल रहा है। तो थर्मल कंफर्ट क्या हो गया? एक सब्जेक्टिव फीलिंग है ऑफ टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। अब ये क्या हुआ? अगर आपका कंफर्ट अच्छा हुआ, आपका थर्मल कंफर्ट अच्छा हुआ, तो आपसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकलवाई जा सकती है। अब थर्मल कंफर्ट के बहुत सारे फैक्टर है, जैसे एक तो टेम्परेचर हो गया, एक ह्यूमिडिटी हो गया, एक एयर मूवमेंट हो गया, रेडिएशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, 130, सॉरी 30 सेकेंड है आपके पास। ये कह रहा है कि दिस इज ए ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क ऑन द टाइडल इफेक्ट एंड द comprises of the collimated beam of the near infrared light passing through a dust chamber. Identify the instrument. कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो टाइडल इफेक्ट के बारे में बताता है। तो वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये ब्रिटेन वगैरह कौन सा वाला टाइडल इफेक्ट के बारे में बताता है? वो होता है सिम्सलिन। सिम्सलिन इंस्ट्रूमेंट, सिम्सलिन, सिम्सलिन,
सिम्सलिन इंस्ट्रूमेंट जो बताता है टाइडल इफेक्ट के बारे में। तो अब आपको टाइडल इफेक्ट तो पता होना चाहिए ना, अगर वो इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ ले रहे हो आप। टाइडल टिंडल, क्या बोलते हैं इसको, टिंडल, टिंडल इफेक्ट रे, टाइडल टाइडल में गलत बोल रहा था, टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट है उस वो होता क्या है, मान लो एक आपने सॉल्यूशन लिया है जिसमें केवल पानी भरा है, एक में कोलाइडल जिसमें मिल्क वगैरह भरा है, और एक है सस्पेंशन जिसमें आपका फ्लोर, जिसमें मतलब थोड़ा आटा मिला दिए या फ्लोर मिला दिए और वाटर का मिक्सर करके सस्पेंडर पार्टिकल मिला दिए। तो जब आप इससे लाइट सोर्स गुजारोगे तो आपके पानी से तो ऐसे कैसे पार हो जाएगी, तो इसमें आपको विजिबल ही नहीं होगा। पर जब आपने कोलोइड कोलोइड जिसमें आपने मिल्क वगैरह लिया है उससे पास करोगे तो हल्का सा विजिबल होगा, है ना। और आप जब सस्पेंशन वाले से निकलोगे तब भी वहां विजिबल होगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या हो गया, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, मतलब लाइट के फैलने को ही आप टिंडल इफेक्ट बोलते हो। और ये किस में होता है, कोलोइड और सस्पेंशन वाले मिक्सचर में होता है। ये देखो, ये यहाँ पे बोतलों में अलग अलग रख के रखा है, कोलाइडल और सस्पेंशन में दिख रहा है, सॉल्यूशन में नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 141, 30 सेकेंड है आपके पास। Which of the following instrument is perfectly used for the counting and the size analysis of a suspended cloud of the aerosol? कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपका जो सस्पेंडेड क्लाउड ऑफ एरोसोल है उसकी काउंटिंग और साइजिंग वगैरह बता सके। जो एरोसोल होता है, एरोसोल्स के बारे में साइज बता दे, उसकी काउंटिंग मतलब काउंटिंग बता दे। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो बताओ। वो होता है होलोग्राफिक सिस्टम। होलोग्राफिक सिस्टम इस तरह का होता है जिसमें ये होलोग्राफिक बीम वगैरह होती है जो आइडेंटिफाइड कर लेती है पार्टिकल्स वगैरह को। इतना गहराई में नहीं जाएंगे बट ऐसा होता है कुछ, इसमें हाई स्पीड कैमरा वगैरह होता है। तो होलोग्राफिक सिस्टम क्या होता है, इस इज अ सिंपल होलोग्राफिक a three-dimensional projection which can be seen without using any specific equipment such as the camera or glass। ये पता नहीं, अब मेरे को ये दो मिली, दोनों ही अपोजिट है, तो वो अपन इन दोनों को छोड़ देते हैं। अपन को ये याद रखना होलोग्राफिक सिस्टम होती है, बट ये दोनों स्लाइड मेरे को थोड़ा अजीब लग रही है तो इसको हटा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रिफरेबल यूजिंग द काउंटिंग। जो आपके काउंटिंग और साइजिंग निकालता है एरोसोल का सस्पेंडेड क्लाउड में, वो होलोग्राफिक सिस्टम होता है। तो ये जो दो तीन, इसमें 8-10 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन जो भी है वो रटने वाले हैं, उनको बार बार देखोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। शायद एक को स्लाइड बची हुई है इन्वायरमेंट में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्रिलिंग कोजेज द लेस बिट वियर। कह रहा कि इनमें से कौन सा ड्रिल बिट है जो लेस वियर टीयर, वियर टीयर जानते हो ना, उसमें जो स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होगा। ये कहना चाह रहा। देखो, आपको अगर मान लो नहीं पता है तो आप क्या करोगे, ये तो कॉमन सेंस वाला, इसमें भी वेट आ रहा है, वेट ड्रिलिंग, कोलोमन वेट ड्रिलिंग और कोलोमन ड्रिलिंग विद द वाटर फ्लशिंग। इन सब में तो पानी आ रहा, तो ये तो नहीं होगा ना, ड्राई ड्रिलिंग हो। ठीक है, कि ड्राई ड्रिलिंग होता ही ऐसा है जिसमें कि आपका लेस बिट वियर, बिट तो जानते ही हो ना, जो आपकी ड्रिल रोड होती है उसके नीचे बिट लगा होता है, जिसमें डायमंड बिट, चीजल्स बिट, अलग अलग प्रकार के बिट्स होते हैं। ये अगर ड्रिलिंग सेक्शन पढ़ेंगे अपन,
वहां आएगा, तो वहां और डिस्कस करेंगे बिट्स वगैरह के बारे में, ड्रिल वगैरह के बारे में। तो ये ड्राई ड्रिल होता है जिसमें लेस which of the following the refrigerant is used as the coolant in the KGF reef champion mines? ये कोई कोलर गोल्ड फील्ड, केजीएफ वो मूवी नहीं बनी, वो काई पे बनी है, कोलर गोल्ड फील्ड, अब तो वो शायद बंद है। तो उसकी जो रिव है, वहां रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या कूलेंट यूज करते थे? CCl2F2, CCl2F2। CCl2F2 क्या होता था? केमिकल फॉर्मूला है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन। मेथेन तो नहीं होगा यार। जो सीस ये नाम थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है, हटा दो इसको। तो CCl2F2 ये क्या होता है? एक कलरलेस है, एक नॉन फ्लेमेबल गैस है। इसके बारे में जो मैं पॉइंट लाया था, ये क्या होता था? ये CCl2F2 ये पहले होती थी 1990 से पहले, फिर उसको आपने फेज आउट करना चाहा। क्यों? क्योंकि आपका ओजोन है वो इम्पेक्ट हो रहा था इससे। तो ये क्या होता है? CCl2 क्या होता है? रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर वगैरह में यूज होता था, अब नहीं होता है, अब बंद कर दिए इसकी उसको। अगला क्वेश्चन है 147, इसमें क्या बोल रहा है? इट ऑफन एक्सप्रेस द रेफ्रिजरेशन टन। रेफ्रिजरेशन टन होती है, उसकी रेट बताओ, रेट ऑफ हीटिंग। रेफ्रिजरेशन टन, RT। पहले तो रेफ्रिजरेशन टन होता क्या है वो बताओ। देखो, अगर आपने एक आइस क्यूब लिया, तो इसको कुछ टाइम लगेगा पूरा पिघल के पानी बनने में, और फिर वापस कुछ टाइम लगेगा उसको वेपर बनने में। तो 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेंट वो क्या होता है? 3.5 किलो वाट। अगर इसकी अदर यूनिट पूछी जाए तो 12,000 BTU/आवर। अगर किलो जूल में पूछा जाए तो 210 किलो जूल/मिनट। और किलो किलो कैलोरी में पूछा जाए तो 3,024 किलो कैलोरी। तो अपने आप किलो वाट में पूछा था, 3.5 किलो वाट रेफ्रिजरेंट टन। अगला क्वेश्चन है, इट हैज ए लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेट्स एंड कंडेंस नियरली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो इवापोरेशन मतलब हवा में उड़ जाता है अगर रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाए, या कंडेंस हो जाता है, जम जाता है, तो ये कौन सी चीज होती है? ये रेफ्रिजरेंट होते हैं। रेफ्रिजरेंटर होते हैं जो आपका या तो बहुत कूलिंग कर, बहुत ज्यादा कूल डाउन कर देता है, या फिर हीट डाउन यानी कि इवापोरेट कर देता है। तो रेफ्रिजरेंट होता क्या है कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एब्जॉर्ब करता है, या तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर कूल एयर को कूल कर देता है। तो ये रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? KFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, हाइड्रोफ्लोरो नेचुरल रेफ्रिजरेंट। ऐसे ये सारे रेफ्रिजरेंट के एग्जाम्पल्स है, CFC, HCFC, HFC, HFO। चलो एक दो क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज द इक्वेशन विच गिव्स द एस्टिमेट ऑफ द प्रेशर ड्रॉप फॉर द लेमिनार फ्लो ऑफ द विस्कस फ्लूइड थ्रू द पाइप। कह रहा है कि देखो, आपको मैं बताया था कि फ्लूइड कौन कौन जो फ्लो होते हैं, एक होता है लेमिनार फ्लो, और एक फ्लूइड है जो जा रहा है, ये हो गया टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है।
तो कह रहा है कि द इक्वेशन विच गिव एस्टिमेट ऑफ द प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप मतलब जैसे P1 था, P1 से P2 हो गया, है ना। तो ये जो प्रेशर ड्रॉप है लेमिनार फ्लो में, लेमिनार मतलब इस वाले फ्लो में, इसकी बात नहीं कर रहा हो, तो ये किसके द्वारा, कौन से फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है, वो बोलते हैं पोइज़ोले इक्वेशन, पोइज़ोले इक्वेशन, पोइज़ोले इक्वेशन। ये होती तो ये Q बराबर पाई PR4 बाई ये वाला इक्वेशन, याद रहे नहीं रहे, बट ये याद रखना है कि जो आपका लेमिनार फ्लो है उसमें प्रेशर ड्रॉप जो है वो पोइज़ोले इक्वेशन से निकाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन मान लो यार, ये इट इज द रेशियो ऑफ द पावर एक्चुअल, ये तो कर चुके हैं ना, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है कि एक्चुअल कितना पावर दिए और कितना रिजल्ट में काम कर रहा है वो, ठीक है। चलो यार, आज यहीं तक रखते हैं क्लास। अच्छा, क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन ही होगा, ठीक है भाई। अगला चैप्टर मशीनरी होगा। और अगर आप लोग चाहो तो कुछ और भी कर ले, लेकिन मशीनरी ही ठीक लग रहा है यार, मशीनरी उसके बाद में और भी देख लेंगे। आप लोग बोलो तो और चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं अपना कोई लगाव।